सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दावों, इल्जामों, तानों और मुजम्मती बयानात की घन गरज में जमहूरियत की पटरी पर गवर्नमेंट एक्सप्रेस का सफर जारी है। ऑपोजिशन का बस नहीं चल रहा कि वो जंजीर खींचकर रेलगाड़ी बीच वेराने में रोक दे, और हुकूमत है कि ऑपोजिशन को आखिरी बोगी में ठोंसे और जंजीर पर दरबान खड़ा करके रेलगाड़ी दौड़ाई जा रही है। ऑपोजिशन बोगी की जो खिड़कियां हैं उससे सर निकाले और हर गुजरते स्टेशन पर ये कहती आपको दिखाई देती है, मिलती है कि जी बस अगला स्टेशन आखिरी स्टेशन होगा। इनसे मुल्क नहीं चल रहा, जिसके जवाब में हुकूमत इंजन की जोरदार सीटी बजाकर रेलगाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती है। बहरहाल खुश आइंद बात यह है कि सियासत की पटरी पर जमहूरियत की गाड़ी चल रही है और खुदा करे कि तेज या आहिस्ता चलती रहे। अच्छा, इन दिनों एक बार फिर ऑपोजिशन की बोगी में हलचल मची हुई है। असद कैसर ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट एक्सप्रेस 2-3 स्टेशनों की मार है। लतीफ़ खोसा वो भी इस तरह का दावा कर गए हैं कि जी ट्रंप के आने की देर है, और गंडापुर साहब भी अपने कारकुनों को हुकूमत के चल चलाओ की नवीद दे रहे हैं। उधर समंदर पार से जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल अमरीकी और बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से कप्तान की रिहाई के लिए खत पर खत लिखवा रहे हैं, और इधर हुकूमत की एयर कंडीशन बोगी के VIP मुसाफिर बेफिक्री से कह रहे हैं ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आज भी मरियम नवाज ने एक तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि नून लीग की हवा चल पड़ी है, अब तरक्की का सफर कोई नहीं रोक सकेगा। हुकूमत का कहना यह है कि हम आलमी तन्हाई से निकल आए हैं, और एक मुल्क का जो वफ्द जाता नहीं है कि दूसरा आ रहा होता है। अरबों डॉलरों की सरमायाकारियां हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पे भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, और मुल्क में महंगाई 3.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, इतनी बेहतरीन है, या फिर ऑपोजिशन की जो तहरीक है वो जानदार नहीं है कि वो लोगों को सड़कों पर लाकर गवर्नमेंट एक्सप्रेस की जो जंजीर है वो खींच दे। इसका सवाल, और इसके साथ साथ हुकूमत और जो ऑपोजिशन है दोनों की कारकर्दगी पर जो सवालात का बॉल है कोर्ट में डालेंगे मेहमानों के। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, राना एहसान अफजल साहब नून लीग से और अहमद ओवैस साहब हमें ज्वाइन करें PTI से। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। राना एहसान अफजल साहब, गंडापुर साहब ने फिर ऐलान जंग कर दी है, तो फिर कैसे देख रहे हैं आप? इस बार जंग होगी, कहते हैं फैसला कुन होगी। पहले भी अक्सर वो तबले जंग बाकायदा बजा चुके हैं, लेकिन बाद में होता कुछ और है, तो इस बार आप सीरियस ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गंडापुर साहब का अभी जो सबसे पिछला जोशीला जो बयान था वो ये था कि अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने तो मैं पाकिस्तान को बंद कर देंगे हम। और उसके बाद वो नए चीफ जस्टिस के वोट टेकिंग सेरेमनी के अंदर बड़ी खुशी से वहाँ बैठे थे और बड़े फ़ख्र से शिरकत कर रहे थे। उससे पहले भी उनके जितने बयानात आप देख लें, वो इस्लामाबाद आए, लेकिन फिर वो KPK हाउस के अंदर वहाँ से रिपोर्ट होके 12 ज़िलों की सैर करके वो वापस चले गए। तो मेरे ख्याल से ये उनका एक वतीरा है कि उन्होंने ऐसी बातें ज़रूर करनी होती हैं जिससे मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन और इंतशार फैले, और उनकी कोशिश भी यही होती है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब हुकूमत जो है कानूनी अपना अमल करती है तो ये चीज़ें फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम ना होने दें, मुल्क में इंतशार ना फैलने दें, मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन ना फैलने दें। तो हुकूमत अपना काम करेगी। बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पार्टी को एहतजाज ज़रूर करना चाहिए, PTI को। चीफ मिनिस्टर को जो है सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी पेट्रोल, सरकारी एम्बुलेंसेस, सरकारी ट्रक, क्रेनें सरकारी, और फिर सरकारी मुलाजमों के साथ ही पुलिस के साथ जो है वो इस्लामाबाद पे धावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल आप कहें कि मुल्क को जो कह लें मुल्क के मफाद में नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर ऐसी नाजेबा हरकत करे। पार्टी के लेवल पे अगर एहतजाज करना चाहते हैं, इजाज़त लें और एहतजाज करें। अहमद ओवैस साहब, अब एहतजाज फिर होगा तो फिर इस बार वाकई वो एहतजाज होगा, यानी जो फैसला कुन जंग करीब है, बड़ी जोशीली तकरीर की है वज़ीर आला KPK ने, तो ये सिर्फ तकरीर होगी अहमद ओवैस साहब, या क्या होगा? और दूसरा, या राना एहसान साहब की बात पे मुस्कुरा रहे हैं या अली मीन गंडापुर साहब की जोशीली तकरीर पे मुस्कुरा रहे हैं? मैं दोनों की बातों पे, और उसके ऊपर मुझे फैज अहमद फैज का एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो वो उससे शुरू करूं। जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में हालात जिससे हम इस वक्त नजीद आजमा हैं, जो गुजर रहे हैं, जी जी,
तो फैज अहमद फैज ने कहा था कि सफ़े ज़ाहिदा है तो बेयकीन, सफ़े ज़ाहिदा है तो बेयकीन, सफ़े महकशां है तो बेतलब, ना वो सुबह दरूद व वजू की है, ना वो शाम जामो सबू की है। ये कैफियत है हमारी यहाँ पर। अब मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, सितम ज़रीफ़ी जो है एक कॉमनर की, पाकिस्तानी की सितम ज़रीफ़ी ये है, पाकिस्तानी कौम की सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ तो गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल है, जो गंडापुर से आप बातें करते हैं, बहुत सारी बातें कर जाते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ को देखें तो गैर मुहज़्ज़ब इक़दामात का जो है वो तसलसल है, एक के बाद दीगरे। अभी राणा साहब ने एनालिसिस करते हुए ये कहा कि देखिए ना कि सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि देखिए, रिग्ड इलेक्शन करके झूठे ओथ लेके आके पार्लियामेंट पे काबिज हो गए और सारी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क जो है डूबता चला जा रहा है। ठीक है। इसकी भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, और वो है साहब की वजह से। तो ये टकराव जो है ये पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। यहाँ पे कोई कंसेंसस की बात होनी चाहिए, आप मिल बैठ के कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, और रास्ता निकालना इंतहाई जरूरी है पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। हम अपनी ईगोज को एक तरफ रख दें और डिस्पैशनेट होकर हम देखें कि पाकिस्तान के लिए क्या सही है क्या गलत है। गलत हालात में फंस गए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। ये बड़ी टिकलिश सिचुएशन है, लेकिन निकलने के लिए कोई ऑनरेबल रास्ता निकाला जाए जिसमें किसी की ईगो भी हर्ट ना हो और किसी की बेइज्जती भी महसूस कोई ना करे। ठीक, एक दूसरे से जो स्कोर विनिंग पोजीशन से बाहर निकल आए हम, ये मैं कहना चाह रहा हूं। चलें ठीक है। सलमान अकबर बरादर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि 3-4 लोग अगर बाहर आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं तो फिर वो कॉल देंगे। तो 3-4 लाख लोगों ने या 3 लाख लोगों ने 2.5 लाख लोगों ने नाम लिखवा दिए है? नहीं, ऐसे ना कॉल दी जाती है ना ऐसे नाम लिखे जाते हैं। वो किसी ने कहा ना कि मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। ये तो आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है अपने एक इसमें। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त एक तो ज्यादा तवज्जो जो है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर देनी चाहिए, और दूसरी एक एलिमेंट ऑफ एग्रेशन जो है जो नेशनल इंटरेस्ट में भी हो, उससे आप हट के कोई बात ना करें, तो फिर वो उससे आप नेशनल एंड स्टेट कंस्ट्रक्शन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अदरवाइज तो है फिर वो स्टैंडस्टिल। यहाँ असल में एक तरफ इतना ज्यादा ज्यादती हुई है कि वो दूसरी तरफ जो है आप देखिए ना कि इस वक्त इमरान खान को आप देखें कि जितने केसों में उनको सजा हुई थी वो अब उस सब केसों में बरी हो चुके हैं। अब वो ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट, अब वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, और अंडर ट्रायल प्रिजनर ऐसे हैं कि वो किसी में उनकी किसी एफआईआर में पहले नाम नहीं था, लेकिन वो तफ्तीश में नाम डाल के उनको, क्योंकि जेल में रखना मकसूद था, नाम डाल दिया बीच में। इसी तरह से आपने देखा कि 9 मई का वाकया 1.5 साल हो गया, आज तक ट्रायल नहीं हुआ उसका। क्यों? आप बताइए, 1.5 साल से जो लोग जेलों में बैठे हुए अंदर, वो किस जुर्म की सजा पा रहे हैं? जब तक आपका किसी को सजा नहीं दे सकते हैं तो वो जेल में रखना किसी को जो है वो जुर्म है। तो सर ये मिलिट्री अदालतों वाला जो इशू है, अगर मामला उस तरफ जाता है तो ठीक हल हो जाएगा मामला जो आप कह रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बाज़गश्त जो 27वीं तरमीम की आ रही है, वो 27वीं तरमीम की जो आ रही है ना जी, उसमें तो मसला हल हो जाएगा ना? आपके वाली बात की तायद हो जाएगी ना जो आप कर रहे थे? नहीं सवाल ये है कि नहीं, हल नहीं हो जाएगा। देखिए, अभी भी कोई पाबंदी नहीं है इनके ऊपर। अच्छा, ट्रायल मुकम्मल करने के लिए कोई पाबंदी नहीं, अदालत ने कहीं रोका नहीं हुआ इनको। अगर ये कहें कि जी हम इस वजह से लेट हो गए कि ये देर हो रही है कि जी हमारा मिलिट्री कोर्ट का मसला हल नहीं हुआ, कहीं पे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनके ऊपर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि आप अपना ट्रायल मुकम्मल करें। आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ 1.5 साल से। नहीं तो खान साहब ने तो आज भी गुफ्तगू में ये कहा है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है, मैं तो बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। तो फिर मसला क्या पार्टी? नहीं, सवाल ये है कि वो खौफजदा ना सही, क्वेश्चन तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अगेंस्ट है। जी जी,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंडेट है सर पार्लियामेंट में, वही जो कानून साजी करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, वही इसको कानून को बनाएंगे और ये अमेंडमेंट वही करने जा रहे हैं। राना एहसान साहब, ये अमेंडमेंट होने जाएगी तो जाहिर बात है जो कानून साजी करते हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनको आवाम ने अपनी किस्मत के फैसले करने के लिए एतमाद करके वोट दे के वहाँ तक भेजा है, तो वो ही वोट करेंगे और वहीं पे ही फैसला किया जाएगा इस तरमीम के हवाले से। तो कानून क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, तो फिर आप पार्लियामेंटेरियंस उससे हटके तो कुछ नहीं कर सकते। तो अहमद ओवैस साहब की बात मैं नहीं समझ पाई, जरा आप समझा दीजिए। नहीं, देखिए, एक तो अभी कोई आईनी तरामीम के ऊपर हुकूमत किसी लेवल पे इस वक्त काम नहीं कर रही। ये बहुत सारी क़यास-ए-राइयां हैं लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। सर ऑपोजिशन तो इस लेवल पे काम कर रही है ना कि तनकीद पे तनकीद शुरू कर दे, आज की प्लानिंग भी शुरू कर। उसकी भी वजह है ना, उसका बैकग्राउंड ये है कि 26वीं तरामीम जो है वो कंसेंसस के साथ हुई। उसमें JUIF और दर्जन एक जमात ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, उसको सपोर्ट किया और इनकी कोशिश थी कि कोई वकला तहरीक जो है वो स्टार्ट हो, क्योंकि सियासी तौर पे तो ये फ्लॉप है, PTI आपस में तकसीम का शिकार है और कोई ये एहतजाजी मूवमेंट नहीं अभी तक लॉन्च कर सकी, तो किसी के कंधे का इनको सहारे की ज़रूरत थी। तो अब वो वकला तहरीक के ऊपर इन्होंने बात की कि वकला तहरीक आएगी और ये आईनी तरामीम के खिलाफ। तो वो वकला तहरीक जिन्होंने बुलंद की आवाज़, वो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन ही हार गए। तो अब इन्होंने कहीं तो प्रोपोगेंडा करके दोबारा से अफरा तफरी तो फैलानी है ना इस मुल्क के अंदर। कोई ना कोई इन्होंने जो है वो रोड ब्लॉक, मुल्क ब्लॉक, शहर ब्लॉक की आवाज़ें बुलंद करेंगे तो इनकी सियासत जिंदा रहेगी, क्योंकि इसके अलावा तो इनकी सियासत कोई है नहीं। तो ये उसी ऊपर जो है वो प्रोपोगेंडा जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल जो मिलिट्री कोर्ट की डिबेट है, देखें इनको सबसे ज़्यादा, देखें दुनिया में भी मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं जहां मिलिट्री फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं, दहशतगर्द या कोई भी अगर हो तो तब सिर्फ मिलिट्री कोर्ट का जो है जवाब बनता है और बड़ी उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब इनका मसला क्या है कि ये वाहिद जमात है इस मुल्क के अंदर जिसने फौजी तनसीबात के ऊपर 10 शहरों के अंदर यक वक्त जो है हमला आवर हुए। तो जाहिर सी बात है, ये तो कहेंगे कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो होना ही नहीं चाहिए और वो गैर आइनी है और बिल्कुल आइन की रूह के खिलाफ है। लेकिन बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट के बाद भी हाई कोर्ट में अपील होती है, सारे आपके पास अपील के इख्तियारात हैं और हकीकत ये है कि ये मुल्क जो है दहशत गर्दी के साथ इसका एक पाला पड़ा हुआ है जिसको हमने ख़त्म करना है। तो अगर सिर्फ दहशत गर्दों के हवाले से बात की जाए तो इसका जवाब मिलिट्री कोर्ट्स का बनता है कि वहाँ क्योंकि आपका जो जुडिशल निज़ाम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जल्दी ट्रायल करके एक अच्छे प्रोसिक्यूशन के निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर तब की गई और मुल्क में मिलिट्री कोर्ट्स आए भी। लेकिन बिल्कुल इनको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सियासतदानों के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया तो ये डिबेट बनती है बिल्कुल कि उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये इस वक्त कोई 27वीं तरामीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 27वीं तरामीम के ऊपर अभी कोई बातचीत हो ही नहीं रही। तो ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट जरूर है। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि जो इनको एक फिक्र है या कह लें कि अभी तक कोर्ट ट्रायल नहीं चल रहे। अगर मिलिट्री कोर्ट होते तो ये 3-4 महीने में ट्रायल खत्म हो जाते और नतीजे आ जाते। कोर्ट से हम आते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर आपकी गुफ्तगू दरमियान में न रह, जिसमें आपका जरा डिटेल्ड मौक़िफ़ चाहूंगी कि आपकी पार्टी मौक़िफ़ रख रही है और PTI वाले इस हवाले से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी जितने भी सानिया 9 मई के किरदार हैं उनको ठीक है पहुँचाएं कैफरे किरदार तक, और फिर इस हवाले से भी अभी खान साहब की भी जो स्टेटमेंट बाहर आई, सामने आई, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसके हवाले से PTI की जो लीडरशिप है, जो अभी फिलहाल लीडरशिप है, वो फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों करती है? खान साहब कहते हैं कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। ये मामला फिर कैसे इस काउंट किस करवट बैठेगा और इसमें फिर JUI का क्या किरदार होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद ओवैस साहब, राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी। राना एहसान अफजल साहब, मैं आपसे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाह रही थी कि PTI बेसिकली जो आपकी पार्टी तो जाहिर बात है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, PTI का मौक़िफ़ समझ नहीं आ रहा। अहमद ओवैस साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से खुलकर बात कर रहे थे। फिर सानिया 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं कहते सबूत है तो सजा दी जाए, और खान साहब की स्टेटमेंट भी खुलकर सामने आ गई कि जी मुझे तो किसी किस्म का खौफ नहीं है। और इससे पहले भी इस हवाले से खासतौर पर मिलिट्री
मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो किस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहे, ये भी आपके सामने है। और क्या सिविलियंस का ट्रायल कभी नहीं हुआ फौजी अदालतों में? इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुझे याद है कि हो चुका है, तो फिर ये एग्जाम्पल क्यों दी जाती है कि ये तो सही नहीं है, और इस अमेंडमेंट को लेकर इतने ज्यादा तहफ्फुज़ात क्यों हैं? स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि मिलिट्री कोर्ट में कब जो है वो किसी का ट्रायल होता है, और उसके अंदर एक जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई सिविलियन फौजी तंसीबात के ऊपर हमला करता है तो फिर उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, ये कोई ऐसी तो ये शिक नहीं है कि जो हर एक पे किसी भी एक सियासी कारकुन पे अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि फौजी तंसीबात पे हमला करना एक बड़ा एक वायलेशन है, एक बहुत बड़ा एक अमल है कि आप किसी फौजी बिल्डिंग के ऊपर या किसी फौजी के ऊपर आप अगर अटैक करते हैं या कोई दहशतगर्दी का वाकया करते हैं या जलाओ घिराव करते हैं, तो ये एक ऐसा काम तो नहीं है जो सियासतदान करते हैं या सियासी जमातें करती हैं। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर आर्मी एक्ट के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि उसका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी रुका हुआ है, वहाँ पेंडिंग पड़ा है, तो इसको देखते हैं ये कैसे चलता है। हम कहते ही ना कि हमें जो है, और तब भी लेकिन उन मुल्कों में जहां जुडिशरी अच्छा काम कर भी रही है वहां भी मिलिट्री कोर्ट होते हैं और उसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि किसका ट्रायल हो सकता है और किस तरीके से होता है, और उसके अंदर ऐसे जो मौजूद होते हैं कि सिविलियंस अगर कोई एक लाइन या लिमिट क्रॉस करें तो उनका ट्रायल भी हो सकता है। तो ये कोई ऐसी डिबेट नहीं है जो कि आइन की रूह के खिलाफ है। एक मुझे मंतक समझ नहीं आई, वो मंतक ये कि उस वक्त जो वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब थे, ठीक है, आप लोग अक्सर उन पर तनकीद करते हैं, जो अभी मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि आप लोग वहाँ चले गए, आपके लोग वहाँ चले गए, जाहिर बात है लीडरशिप की जानिब से उकसाया गया, और जितने भी यंगस्टर्स थे या जो लोग थे आपके मेन लीडरशिप भी जो कि अभी जेलों में हैं, शफकत साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, जितने लोग, आप वहाँ पहुँच गए। अब आप ये नहीं मान रहे कि हम वहाँ पहुँचे ये गलत है, आप कह रहे हैं हमें किसी ने रोका क्यों नहीं। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि अगर अब आप गुफ्तगू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखें एक बंदा अगर चोरी करता है तो वो अगर ये कैसी लॉजिक है कि चोरी करने वाला कहे कि मैं तो चोरी कर रहा था, मुझे चोरी करता देखता हुआ उसने किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं जो मुझे देख रहा था। मुझे की लॉजिक समझ नहीं आता। आपके मंतक का जवाब दे देता हूँ मैं दो लफ्ज़ों में। जी देखिए सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गए वो गलत गए या सही गए, वहां पहुंचे, यानी उनके अमल को तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, तो आप ये क्या कह रहे हैं कि पुलिस जो थी या जिन्होंने रोकना था वो फैसिलिटेट कर रहे थे? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। दो चीजें कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी को आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मोहसिन नकवी को इसी बात की जो उन्होंने फैसिलिटेट किया ये काम करने के लिए, मतलब वो क्यों करेंगे फैसिलिटेट? सुनिए मैं बताता हूँ ना आपको, उसी वजह से, वरना आप बताइए मोहसिन नकवी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे? इलेक्शन सेनेट के आ रहे हैं, हर पार्टी ने अपना अपना मेंबर खड़ा किया हुआ था इलेक्शन लड़ने के लिए, और सब ने अपने मेंबर को विड्रॉ करके मोहसिन नकवी को सपोर्ट करके क्यों बना दिया? किसके कहने के ऊपर क्यों बनाया? इसलिए कि उन्होंने फैसिलिटेट किया। अच्छा, उन्होंने रोका नहीं था आपके लोगों को, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो सेनेटर बन गए। सर अजीब लॉजिक समझ नहीं आ रहा है मतलब ऐसा। ये मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए दूसरी बात ये है, ये जो है आईजी पुलिस ने टाइमलाइन दी पूरी टीवी के ऊपर आके पूरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां पे उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ जी, ये जुलूस चला तो उस वक्त ये टाइम था, फलां जगह पहुंचा ये टाइम था, शेरपुर ब्रिज से गुजरा था तो ये टाइम था, और जब वो जुलूस जो है ये वहां पे कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा तो वो 5:35 हुए हुए थे। जो रिकॉर्ड हम बार बार कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी कराएं, हम आपको रिकॉर्ड देते हैं, जो वहां अंदर क्लॉक लगा हुआ था लॉबी में, उनके कोर कमांडर हाउस के अंदर जहां तोड़फोड़ हो रही थी, उसके ऊपर 5:05 टाइम लिखा हुआ। जब ये तोड़फोड़ हो रही थी वो लोग कौन थे? हम यही तो कह रहे हैं, इंक्वायरी कराएं, पता लगे कौन कौन था। वो इंक्वायरी नहीं हुई आज तक, क्योंकि वो इंक्वायरी नहीं हुई आप आज तक वो ट्रायल नहीं कर सके, और ट्रायल 1.5 साल से पड़ा हुआ है। इसका कोई ताल्लुक किसी और बात से नहीं है, इसलिए कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है ये साबित करने के लिए कि तोड़फोड़ में ये लोग मुलविस थे और कोई नहीं था। जो है उनको सजा दें, हम तो कह रहे हैं दें, लेकिन ये तो नहीं है कि आप बगैर सजा के लोगों को जेलों में रख के आप उनको तकलीफ दें। मैं ये कह रहा हूँ आपसे।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा राना साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया JUI से। सर बहुत शुक्रिया गौरी साहब ज्वाइन करने के लिए। गौरी साहब, 26वीं तरमीम का जो सेहरा है वो मौलाना फजल रहमान साहब के सर भी जाता है, बिलावल साहब के सर भी जाता है, क्योंकि मौलाना साहब को मनाना बड़ा ज़रूरी ठहरा और मौलाना साहब फिर माने और लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो आपके दूर हुए। अच्छा, अब ये जो 27वीं तरमीम है उसके बारे से भी तहफ़्फ़ुज़ात अभी से सामने आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल राना एहसान साहब ने भी बोला है कि अभी तो उस पर उस तरह काम भी शुरू नहीं किया हुकूमत ने। सर, ये 26वीं तरमीम में जिसने हिमायत की है, बानी चेयरमैन PTI का ये बयान सामने आया है कि वो गद्दार है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि बानी चेयरमैन साहब को जिन लोगों ने जाके मैसेज दिया है, जिन लोगों ने पूछाया है, वो लोग हमारे साथ आखिरी वक्त तक राब्ते में थे। और इवन का आपको याद होगा जिसको सेनेट का इजलास शुरू हो गया था, उस वक्त जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे साथ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जनाब गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर और फरमान का मुलाजा साहब मौजूद थे, तो आखिरी वक्त तक हमारे राब्ते में थे। बल्कि एक आध चेक तो हमने उनके कहने से सेनेट के अंदर पेश होने से कबल भी हमने मंजूर करवाई। वो लोग सब हमारे राब्ते में थे, किसी ने इतना बड़ा गिला नहीं किया। डॉक्टर साहब, दूसरी बात तो एक बात कहूँ आपको कि 56 क्लासेस में से हमने 34 क्लास डिलीट कराई है। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर वो बिल एज इट इज पास हो जाता तो आज उनको ना गद्दार कहना पड़ता, ना कुछ और कहना पड़ता, कहीं और खड़े होते, सलूट भी मार रहे होते, यस्तर भी कर रहे होते। तो हमने तो जो मेहनत कर सकते थे की है। मैं हुकूमत, देखिए मैं हुकूमत की इस कागज को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने हमें बर्दाश्त किया। 34 क्लासेस उनकी हमने डिलीट की हैं 56 में से, और 22 क्लासेस हमने एक्सेप्ट की हैं। इसमें बिलावल साहब का बहुत कॉपरेट है, लेकिन इसमें हुकूमत का भी बड़ा ज़रफ है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर चुके थे। अगर वो कहते हैं कि ठीक है आप जाए जन्नत में जाए, हम तो अपनी पूरा कर रहे हैं, हम इसको कल पूरा कर रहे हैं, तो फिर आज PTI कहाँ खड़ी होती। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना, इन्हीं बातों ने PTI को बैकफुट पर रखा हुआ है और PTI पीछे जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपने अलीमीन साहब के बारे में, वो गैर संजीदा आदमी है, गैर संजीदा बयान देते हैं, पार्टी को नुकसान ही इस तरह के लोग पहुंचा रहे हैं। सर, लेकिन वो उनकी पार्टी के इस टाइम पे सबसे बड़ी पोजीशन पे फाइज है, क्योंकि एक सूबे की हुकूमत है उनके पास, उस सूबे के वज़ीर आला सबसे बड़ी पोजीशन होता है, तो वो वज़ीर आला KP के हैं इस टाइम पे। यही तो बदकिस्मती है ना इस मुल्क की। तो वो जो भी बयान देते हैं, जाहिर बात है खबरों का तो हिस्सा बनते हैं, उनका बयान हेडलाइंस की जिन्नत बनता है। आज पाकिस्तान कहाँ है मेरा? वो पाकिस्तान जो दो कौमी नजरिए पे बना, तो पाकिस्तान कहाँ है? एक सूबा दूसरे सूबे पे चढ़ाई की बात कर रहा है। ये कौन सा पाकिस्तान है भाई? हम तो एक पाकिस्तानी कौम थे, एक मुसलमान कौम थे, पाकिस्तानी कौम थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पठान हो गए, बलोच हो गए, पंजाबी हो गए, सिंधी हो गए, अब मजीद उसमें ऐड हो गए, हम सराइकी भी हो गए, हम हज़ारेवाल भी हो गए, हम मुहाजिर भी हो गए। कौमियत और लिसानियत का जो आप बता रहे हैं कि ये जो एक फैक्टर है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये तक तो बर्दाश्त था, लेकिन डॉक्टर साहब ये तक तो बर्दाश्त था, और ये भी गलत है। असल बात ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आज एक सूबा का जो हेड है वो उसके कहे मैं फलां सूबे पे चढ़ाई करता हूँ, ये क्या है? ऐसी जरूरत है कि अफगानिस्तान हमें कहें? ऐसी जरूरत है कि इंडिया हमें कहें? हम क्या कर रहे हैं? किस टाइप के लोग हम पे मुसल्लत हो गए? हम माजरत खां हैं जब ये कहते हैं कि इस तरह की हुकूमत बन गई है, तो इस तरह के लोगों की वजह से कहते हैं। किस तरह के लोग जब कौम पे मुसल्लत हो जाएंगे तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी? ठीक है जी, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा असलम साहब। राना एहसान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। राना साहब, मैं ये जो सवाल आपसे पूछ रही थी तब शायद को टेक्निकल फॉल्ट था। 160 अरकान कौमी असम्बली ने अमरीकी सेनेटर्स के जो खत हैं उसके जवाब में वज़ीर आज़म को चिट्ठी लिखी है। तो सर, ये इसे मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दिया गया है। क्या हुकूमत इस पर मुदाखलत करार देने से आगे जाके कोई इक़दाम उठाएगी, एहतजाज करेगी? किस तरह उनको जवाब दिया जाए? देखिए, जो 62 जो कांग्रेसमैन थे जिन्होंने सदर बाइडेन को खत लिखा, ये नॉन बाइंडिंग से ये एक्टिविटी होती है। इससे कोई आपके डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप्स हैं ना उसके ऊपर असर पड़ता है, ना ये हुकूमत की आवाज़ होती है। तो ये एक मेरे ख्याल से जवाब दर जवाब हुआ है। जो कांग्रेसमैन ने खत लिखा था बाइडेन को, उसका जवाब जो है वो जो 100 कुछ अरकान ने खत लिखे हैं, उसका जवाब जो है 160 के करीब, ये उसका जवाब उनको जो है वो मिल गया है। तो मेरे ख्याल से ये इसी हद तक होगा, इसके ऊपर क्यों। ठीक,
उनका ओपिनियन होता है। इससे बढ़ के इसके ऊपर ये कोई हुकूमती लेवल के ऊपर ये कोई चीज़ नहीं है। ये पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर ये चीज़ रेज की गई है। इसका इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इससे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो जवाब एक प्रोपोगेंडा जो लॉबियस्ट हायर किए गए थे, एक जमात के ने लॉबियस्ट हायर किए अमेरिका में, वो चाहती है कि कोई प्रेशर पड़े हुकूमती लेवल के ऊपर। अमेरिका जो है वो कोई एनआरओ दिलवा दे एक आदमी को, और वही आदमी जो है वो कहता था अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट। आज उसी की जमात अमेरिका के दरवाजे पे ही दर पे खड़ी है और दरवाजा खटखटा रही है कि हमें मदद करो, हमें बचा लो और हमें एनआरओ दिलवा दो। तो जी, तो ये बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि ये कभी ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ते हैं कि वहां से प्रेशर पड़ेगा, कोई इंटरनेशनल हाइप क्रिएट होगी। कभी ये किसी पार्लियामेंटेरियंस को अप्रोच करते हैं इनके लॉबियस्ट कि आप आवाज उठाएं। तो ये देखें ना, ये आयरॉनिक ये है कि जब वो आवाज उठा के इनको एनआरओ दिलवा देंगे तो फिर ये कहेंगे कि ये जब हुकूमत से जाएंगे कहेंगे तो इन्हीं लोगों ने हमें हुकूमत से निकाल दिया, तो उन्हीं से ये मदद मांग रहे हैं। तो ये एक साइकिल है जो पीटीआई के चल रहा है। सर आप लोग भी राना खान साहब आप उनके साथ नहीं बैठे ना टेबल पे, वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत सीरियस नहीं है, कहते हैं जी निगोशिएशन करनी है, टेबल टॉक करनी है, बैठ के बात करनी है। तो हुकूमत कहती है कि हमने बैठ के बात करनी है, लेकिन ये सीरियस नहीं है हमसे बात करने के लिए। नहीं, अब आप देखें ना, हुकूमत तो बैठी, स्पेशल पार्लियामानी कमेटी भी बनाई जो 26वीं तरमीम के ऊपर थी, वो बातचीत भी कर रहे थे, रोज वहां आके लेक्चर भी देते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते थे, प्रपोजल्स के ऊपर ओपिनियन अपना दे रहे थे जेयूआई। नहीं सर, अभी तो सिर्फ वो आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, बानी चेयरमैन पीटीआई के जो मामला जेल के हैं कि उनसे मुलाकातों के लिए जब रोक दिया जाता है वो बाहर कब आएंगे? जी जब वो खान साहब से मिले तो खान साहब ने कहा कि हमने बात नहीं करनी, तो फिर सारी जो इनकी बातचीत की थी वो बंद हो गई। तो मसला यहाँ ये है कि ये जमात जो मर्जी कहती रहे, एंड में खान साहब ने अपनी जिद करनी होती है और सब जो है वो रंग में भंग डालना होता है, तो वो ये जारी रहेगा फिर काम। जी अहमद उवैस साहब, फिर ये काम जारी रहेगा, इसका मतलब है आप लोगों की बात इनके साथ नहीं होगी, लेकिन बात तो सियासी लोगों के साथ ही होगी, ए पॉलिटिकल से तो बात नहीं हो सकती। फिर अमेरिका से प्रेशर आए या बरतानिया से, तो आपको लगता नहीं कि इससे मामला सही होने के बजाय बिगाड़ की तरफ जाएगा? अहमद उवैस साहब देखिए, अभी राना साहब ने जो कुछ कहा है ना, ये मफरूजों के ऊपर यह सारी बात, इसमें हकीकत तो कोई नहीं। अगर वहां पे किसी ने ये लेटर लिखे हैं या वहां किया है, वहां पे ये इंडिजिनस वहाँ की जो पाकिस्तानी हैं उनकी कोई एक्सरसाइज होगी और उन्होंने ये ऐसा काम किया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं ना, इस तरह से हुकूमतें बदलती हैं, ना हुकूमतें अंडर प्रेशर आती हैं, ये बात गलत है। देखिए, जहां तक आप कहें कि ये इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर, तो इंटरफेरेंस जो हुई थी मैं आपको वो बता देता हूँ कि जब 1990 में जब बेनज़ीर साहिबा की शहीद की जो हुकूमत को फायर किया था गुलाम इसहाक खान ने एज प्रेसिडेंट, तो उस वक्त आपको मालूम है कि उसके फौरन बाद पीपल पार्टी की हाई कमान जो है वो पूरा ब्लू प्रिंट जो है न्यूक्लियर हमारी जो कैपेबिलिटी थी वो लेके उन्होंने जाके वो उनके पेंटागन के हवाले कर दिया और उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट के भी हवाले किया। उसके ऊपर आपको याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि प्रेसलर अमेंडमेंट आई थी, बिल पास हुआ था, प्रेसलर अमेंडमेंट उसके ऊपर आई थी कि प्रेसिडेंट के पास अब ये इंफॉर्मेशन आ गई है, लिहाजा प्रेसलर अमेंडमेंट पाकिस्तान के मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड जो है वो बंद कर दी गई थी। वो इंटरफेरेंस थी, ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये तो किसी ने अपने तौर पे की, वो इनकी बाकायदा पार्टी लेकर गई थी। और उसके बाद दूसरी इंटरफेरेंस हुई थी जब वो एक केस चला था वहां पे अमेरिका में, जब ये पाकिस्तान के सीक्रेट डिस्क्लोज हुए थे डॉन लीग के ऊपर भी, और सारा चला था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब प्रोसीडिंग शुरू हुई थी तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोर्ट का ये लॉयर्स का यूनिफॉर्म पहन के तो वहां पे केस को प्लीड करने पीपल पार्टी के खिलाफ पहुंच गए थे और अदालत ने उनको अलाउ नहीं किया था। तो ये बातें अपनी जगह तारीख का हिस्सा हैं, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो ये है कि जो ये बात कर रहे हैं, देखिए नेगोशिएशन की आप बात करते हैं, बारहा ऐसा हुआ है कि अभी आप पुराने अपने चैनल निकालेंगे, ये सारी फुटेज निकालेंगे, आपके सामने आ जाएंगे। एक सांस में कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी हम तो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, दूसरे सांस में वो कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर तो 9 मई का वाकया जिन्होंने किया है हम उनसे बात भी करने को तैयार नहीं, और इनके ऊपर तो बैन लगाने को हम फैसला कर चुके हैं।
और इनके कैबिनेट मेंबर भी ये कह रहे हैं। तो कभी ऐसे भी बातचीत हुई है? जब भुट्टो ने 1977 में हंगामे बहुत ज्यादा हो गए थे, उसे निगोशिएशन के लिए TOR बनाया था, टीमें तैयार हुई थी और हुकूमत की टीम और अपोजिशन की टीम बैठ के उन्होंने कामयाब मुज़ाकरात कर लिए थे, तो मार्शल तो बाद में लगा था। ठीक है, तो ये तरीकेकार जो है ये सबके लिए नुकसानदेह है। ठीक है जी। राना एहसान साहब, आपका लास्ट कमेंट, बल्कि अगर असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी लास्ट कमेंट चाहिए होगा। जी जी जी, राना से ऐसा पहले आप। जी, मैं समझता हूं कि आज ये दोबारा से एहतजाजी जो है ये अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। इस जमात का एक ही एजेंडा है कि मुल्क के अंदर अगर महंगाई की शरह कम हो रही है तो इन्होंने ये फैलानी है बात कि नहीं हो रही। अगर मुल्क तरक्की कर रहा है, आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, तो इन्होंने कहना है कि मुल्क का कबाड़ा हो रहा है। तो ये जमात जो है ये किसी भी तहत इनकी सियासत ही इस सर्वाइवल ही इस चीज़ में है कि ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं और मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाएं, और ये उस तरफ जारी साजी है। ना ये कंसेंसस बिल्डिंग का हिस्सा बनते हैं, ना ये पार्लियामेंट के अंदर कोई पॉजिटिव कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये आवाम देख रही है कि कौन मुल्क को जोड़ने की बात करता है और कौन मुल्क को तोड़ने की बात करता है। ठीक है जी। जी गौरी साहब, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के मामला तो हम अंदरूनी मामला तो हमें अंदर ही हल करना चाहिए। मुझे याद है कि भुट्टो साहब के खिलाफ बड़ी शदीद किस्म की तहरीक चल रही थी PNA की। उस दौरान में मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह तशरीफ ले गए थे, दारुल देवबंद का कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ इंडियन मीडिया ने उसको प्रोग्राम के दौरान में उस प्रोग्राम में उनको घेर लिया और उनसे कुछ क्वेश्चन किए और कहा कि पाकिस्तान में भुट्टो साहब ये कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा और भुट्टो साहब का मामला पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया में नहीं है। मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जब पाकिस्तान के अंदरूनी मामला थे, वो हमारा सियासी मामला है। आप यहाँ को मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तानी कश्मीर और इंडिया कश्मीर के बारे में बात करें जिसपे आपने कब्जा किया हुआ है, तो जिसपे वो लाजवाब हो गए थे। तो मकसद ये कि हमें घर के मामला घर में हल करना चाहिए, बाहर से जाके मदद मांगने से। ठीक है जी, चलें जी। किसी भी चीजों से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। ठीक है जी, चलें, आपका पॉइंट आ गया। कोई भी ठीक है जी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।